गुड मॉर्निंग। शारदा, तुम? जी विजय बाबू, मैं। लेकिन मैं यहाँ कैसे? मैं आपको यहाँ लाई हूँ। तुम? हाँ, आप कल रात नशे में धुत जिस होटल में मैं गाती हूँ उसके बाहर अपनी गाड़ी के सामने पड़े हुए थे, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। अच्छा अच्छा, तो उस होटल में तुम गा रही थी। मुझे ऐसा लगा भी, लेकिन बाद में दिमाग का ब्लैकआउट हो गया तो तुमसे मिलना याद नहीं रहा। विजय, एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ पूछो। आप एक इज्जतदार खानदान के इंसान हैं, फिर आप इस तरह से शराब क्यों पीने लग गए? तुम भी एक इज्जतदार खानदान की लड़की हो, तो इस तरह होटलों में नाचने गाने क्यों लगी? विजय, तुम्हें याद होगा मैं कॉलेज में एक लड़के से बेहद प्यार करती थी। हाँ हाँ, शेखर ना? हाँ, शेखर। मेरे पिताजी उसे पसंद नहीं करते थे। मैं प्यार में अंधी तो हो ही चुकी थी। दुनिया और समाज के असूलों को तोड़कर मैं उसके साथ घर से भाग गई, मगर उसने मेरे साथ शादी नहीं की। वक्त गुजरता रहा, फिर शायद उसका मुझसे मेरी मोहब्बत से दिल भर गया। माँ बाप कम और उनकी दौलत उसे ज्यादा याद आने लगी। फिर एक दिन बहाना करके वो चला गया और अपने माँ बाप की पसंद की लड़की से उसने शादी कर ली। तब से मैं अकेली दुनिया के तूफानों का मुकाबला कर रही हूँ। तुम एक बहादुर लड़की हो। तुमने अपनी हिम्मत और मेहनत से ये मकाम हासिल किया है और आज भी अपने दम पर जमाने का मुकाबला कर रही हो। फिर भी अगर तुम्हारी मैं कुछ मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी नहीं, जो आप देंगे वो मुझे चाहिए नहीं, और जो मैं चाहूंगी वो आप नहीं दे सकते। आप दौलत, रुपया, पैसा देना चाहें तो उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बीते हुए दिन वापस मांगूंगी तो वो वापस करना आपके बस में नहीं है। हम जैसी गिरी हुई औरतों की तो भगवान भी मदद नहीं कर सकता। नहीं शारदा, तुम गिरी हुई लड़की नहीं हो, बल्कि तुम्हें गिराया गया धोखा देकर। जिस तरह धोखा देकर मुझे गिराया गया है। आपको? हाँ, तुम्हारी और मेरी कहानी काफी मिलती जुलती है। मैंने भी दिल पे बहुत जख्म खाए बेवकूफी के। ना उन जख्मों का इलाज कर सकता हूँ, ना जख्म देने वाली को भुला सकता हूँ। कौन थी वो, आपकी प्रेमिका या पत्नी? दोनों। हालांकि मैंने खुद उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन दुख तो इस बात का है कि मैं उसे दिल से नहीं निकाल सका। मगर उसका कसूर क्या था? कसूर? तुम्हें धोखा देने वाले शेखर से ज्यादा कसूरवार है वो। शेखर ने तो तुम्हें शादी से पहले धोखा दिया, लेकिन उसने मुझे शादी के बाद धोखा दिया। आई एम सॉरी टू हियर दैट। देखो विजय, एक जख्मी की हालत दूसरा जख्मी ही समझ सकता है। इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है, लेकिन एक तरीका है। हो सके तो एक बार उसे माफ कर दो, उसे संभलने का एक मौका और दो। हो सकता है तुम्हारा प्यार देख के वो बिल्कुल बदल जाए, उसका दिल बदल जाए। शारदा, माफ उसे किया जाता है जो अपने किए पे शर्मिंदा हो, अपनी गलती को स्वीकार करता हो। मगर वो पापी भी है और मगरूर भी, कसूरवार भी है और घमंडी भी। वो चाहती है कि माफी मैं मांगू, क्योंकि मैंने उसे बेवफा कहा, उस पर इल्जाम लगाया, इसलिए मैं अपनी गलती का एतराफ करूं। तब तो बात कोई गहरी है। आप शायद इस गहराई को नहीं जानते। ऐसे अंदाज किसी मजबूत इरादे वाली औरत के ही हो सकते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो कोई मामूली औरत नहीं है। ले हो। अरे बेटी, छोटे मालिक का बदन तो बहुत गर्म है, बहुत तेज बुखार है। क्या? आके देखो तो। अरे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? चिंता मत करो बेटी, कुछ नहीं हुआ। तुम एक कटोरी में पानी ले आओ और कपड़ा ले आओ। नहीं माधव काका, आपको नहीं मालूम है, ये बुखार तो दिमाग तक पहुंच चुका है। ये ब्रेन फीवर है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। क्या अस्पताल? बेटी इस वक्त वो तो यहाँ से 80 मील दूर है, और जाएंगे कैसे? 7 बजे वाली बस भी निकल चुकी होगी। नहीं माधव काका, किसी भी हालत में इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। माधव काका, इसका ख्याल रखिए, मैं भी आती हूँ। कहाँ जा रही है बेटी? त्रिलोक चाचा के पास। मैं हाथ जोड़कर पैर पकड़कर उनसे इसके लिए जीप मांगूंगी। अभी आती हूँ, इसका ख्याल रखिए। जल्दी आना। ले। चाचा जी, मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है, वो बहुत सीरियस है। आपके खानदान का चिराग बुझ रहा है, उसे बचा लीजिए। भगवान के लिए उसे अपनी जीप में हॉस्पिटल ले चलिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। हराम के बच्चे के लिए मेरे दरवाजे पे मदद मांगने आई है? उसके पास जा जो उसका बाप है।
याद तो है ना उसका बाप कौन है? हाँ, याद है। उसका बाप वो है जो इस हवेली का मालिक है, यहाँ की एक एक चीज का मालिक है, जिसका तुम बरसों से नमक खा रहे हो, और उसके बच्चे को बचाना तुम्हारा फर्ज है। अरे जा उल्टा, बाप के गंदे हाथों से अपना मुंह काला करके तू मुझे मेरा फर्ज समझा रही है? चल निकल बाहर यहाँ से। दे दो, जितनी गालियां देनी है दे दो, जी भर के बुरा भला कहो, लेकिन मुझे गाड़ी की चाबी दे दो, वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। अच्छा है, मर जाने दे। हराम की औलाद का मर जाना ही अच्छा है। तेरा कलंक भी मिट जाएगा और धरती से पाप का बोझ भी हट जाएगा। अरे भैया, पानी वाला चुप। इस वक्त मेरा बच्चा मर रहा है, और एक मरते हुए बच्चे की माँ घायल शेरनी से ज्यादा खतरनाक होती है। चाबी दे, वरना चाकू का एक झटका मारकर इस पापी कंधे से ये शैतानी सर काट कर जमीन पर डाल दूंगी। चाबी दे, दे। I am a disco dancer. Ha ha. I am a disco dancer. Ha ha. क्या हुआ? बेवकूफ, मन करता है कि नकाब पहनकर किसी बैंक को लूट लूं। वो क्यों? अबे तूने रेस्टोरेंट में टेबल बुक कराई है, 4 लड़कियां बुलाई है डिस्को करने के लिए, पैसा किधर? अरे पैसा! क्या है? एंथनी ब्रदर, एक बात बताओ, तुमने इतनी अच्छी ड्राइविंग करना कहाँ से सीखा? स्वर्ग से, नर्क से, फ्रांस से, जर्मनी से? अरे मच्छी से पूछता है, उसने तैरना कहाँ से सीखा? बड़ा हाई लेवल का मस्का मारे ला रहा है। मस्का नहीं ब्रदर, मस्का नहीं। आज थोड़ी कड़की पैसों की जरूरत है। पैसा नहीं है। अरे यार, क्या बेहुदा सवाल पूछता है? भूखे ने नंगे की पॉकेट मारी, दोनों बेहोश हो गए। अरे तुम लोग को फुकट के अंदर मुंह लटकाता है रे? अपन के पास आइडिया का झाड़ है। ये देखो, अखबार में झाड़ है। अरे ये इसमें क्या है? अरे ये देखो, दिखता नहीं है क्या? ये अपन को पैसा दिलाएगा। अरे ये कहाँ से पैसा दिलवाएगा? अरे तुम्हारा मदर से दिलाएगा। मदर से? कैसे कैसे? अरे देखो, एक तुम्हारा बाप होता ना, जो साधु बन गया, वो उसका नाम क्या होता रे? अरे श्री सोहनलाल। ये देखो उसका फोटो। अरे मगर इतना सड़ा और सूखा मुर्दार साधु हमारा बाप कैसे हो सकता है? थोड़ी देर के लिए इसको अपना बाप बनाने में तेरा बाप का क्या जाएगा? चलो बना लिया फिर। अरे तुम्हारा बदल आता है। तो तुम लोग रोना चालू करो रे। बापू, बापू। अरे क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? ये लोग पेपर के अंदर अपने फादर का फोटो देखकर बहुत इमोशनल हो गया और रोना चालू कर दिया। अरे हाँ, किसी अरे गरे की तस्वीर दिखाकर मेरे बच्चों को रुला दिया तुम? ये तुम्हारा बापू है। नहीं, सूंघ कर भी पहचान सकते हो। इसलिए तो भाग गया। क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि फोटो देखकर तुम कैसे सूंघ सकते हो? अगर ये बाप नहीं है तो कौन हमारा असली? मिल जाएंगे बेटा। There's nothing wrong with you. सिर्फ हमेशा सोचते रहना और सोच सोच कर अंदर ही अंदर जलते रहना, बस यही आपका मर्ज है। और इस मर्ज का इलाज सिर्फ आप ही कर सकते हैं, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। डॉक्टर, कोई ऐसी दवा दे दो जिससे मौत आ जाए। फिर वही बात। सच कहता हूँ डॉक्टर, सिर्फ मौत की तमन्ना बाकी रह गई है। मेरी जिंदगी तो जहरीले कांटों का बिस्तर बन गई है, जिस पर मैं अकेला पड़ा तड़प रहा हूँ। डॉक्टर, जब से वो गया है ना, मेरा पोता, अरे मेरा खून जब से वो गया है ना, तन्हाई के कांटों ने मेरी जिंदगी, मेरी रूह, मेरी आत्मा, इन सबको जख्मों से भर दिया है। डॉक्टर, डैडी, आप सचमुच चेतन के लिए बेचैन हैं? तो मैं ले आऊं उसे? वाह वाह बेटे वाह, अंदर से पूछते हो कि उसे सचमुच आंखें चाहिए? अरे बेटे, चेतन तो मेरी आंखों का नूर है। अरे इस बूढ़े दिल की धड़कन है वो। मैं तुझसे भीख मांगता हूँ बेटे, तुम मेरे पोते को वापस ले आओ, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मैं फिर वापस। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी खुशी के लिए मैं चेतन को जरूर ले आऊंगा। बेटे, सरकार, ज्योति अपने बेटे के साथ अस्पताल से वापस आ चुकी है। सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। नोट उठाने से पहले एक बात अपने जहन के कागज पर अच्छी तरह नोट कर लो।
कि ज्योति इस वक्त बिल्कुल जख्मी शेरनी की तरह है, और शेरनी जब जख्मी हो जाती है तो मौत से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ज्योति की जिंदगी की जोत बुझाने जाओ और वो तुम्हें बुझा दे। ऐसे कैसे सरकार? और अगर ऐसा न कर सके तो अपनी गर्दन काट कर आपके कदमों में डाल दूंगा। ये मेरा वादा है सरकार। तो वादा याद रहे। आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आइए। इतने दिनों के बाद इस अंधेरे घर में लाखों सूरज का उजाला दिखाई दे रहा है। तरस गई थी आंखें अपने भगवान का रास्ता देखते देखते, और आज इन आंखों की प्यास बुझ गई। घर में सब कैसे हैं? ठीक है ना? बाबूजी कैसे हैं? बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, चेतन को याद करते रहते हैं। ओ माँ। मैं चेतन को लेने आया हूँ।